आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड फोरकास्टिंग का एक और मेथड जिसे कहते हैं हम बिजनेस बैरोमीटर। अब बिजनेस में कैसे काम आता है और इससे डिमांड फोरकास्टिंग पे क्या असर पड़ता है, कैसे हम जान सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी कितनी सेल्स होने वाली है, मार्केट में कितनी डिमांड होने वाली है, अच्छी डिमांड रहेगी या खराब डिमांड रहेगी, डिफरेंट कंपनीज को लॉसेस हो सकते हैं या फायदे हो सकते हैं, कैसे होता है ये जानते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है बिजनेस पैरामीटर्स। देखिए, दे आर द डेटा पॉइंट्स, यानी बिजनेस पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये डेटा पॉइंट्स होते हैं, ऐसे आंकड़े होते हैं दैट रिप्रेजेंट ट्रेंड्स और सेंटिमेंट्स इन द मार्केट और जनरल इकोनॉमी। ये ऐसे ट्रेंड्स यानी कि ऐसे जो आंकड़े होते हैं जो बताते हैं कि मार्केट में क्या चलन चल रहा है, तेजी है, मंदी है, लोग चीजों को खरीदने के लिए उदासीन हैं या खरीदना चाहते हैं, इस तरह के ट्रेंड्स पता चलते हैं। देन सेंटिमेंट्स, लोगों की क्या भावना है, लोग क्या सोच रहे हैं कि आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं, यानी कि अगर इनकम बढ़ जाए किसी की तो लोग चाहेंगे ना बहुत ज्यादा खरीदारी करें, लेकिन अगर लोगों की इनकम कम होगी तो उदासीन हो जाएंगे, नहीं खरीदारी करेंगे। तो इस तरह के सेंटिमेंट्स क्या, उनकी भावनाएं क्या है इन द मार्केट और जनरल इकोनॉमी। बाजार में क्या सेंटिमेंट है, कभी कभी आप जब बाजार जाइए तो वहां देखने को मिल जाएगा, दुकान वाले कह रहे थे इस बार तो बहुत ज्यादा मंदा है, इस बार तो ग्राहक मार्केट में आ ही नहीं रहा है, बिक्री हो ही नहीं रही है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि मार्केट में रक्षाबंधन के टाइम पर लोगों का आवागमन कम रहा, लोगों ने कम खरीदारी की। और कभी कभी होता है ना कि दिवाली के समय पे लोगों ने जमकर खरीदारी की। ठीक है, तो जमकर खरीदारी का मतलब है कि अच्छे सेंटिमेंट्स हैं मार्केट में, जनरल इकोनॉमी में अच्छे सेंटिमेंट्स हैं। और अगर कहा जाए कि मार्केट खाली पड़ा रहा तो इसका मतलब क्या है कि लोग उदासीन हैं, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के ट्रेंड्स आपको बता देते हैं, ऐसे इन्हीं को हम बिजनेस बैरोमीटर्स कहते हैं कि जो आपको बता दें कि क्या होने वाला है अर्थव्यवस्था में। अब ये काम कैसे आते हैं, देखिए बिजनेस बैरोमीटर से पहले ही पता चल जाता है कि अर्थव्यवस्था में क्या होने वाला है। अगर अर्थव्यवस्था में कुछ होगा तो उसका जाहिर है कि हर एक बिजनेस पर असर पड़ने वाला है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में रेपो रेट का जिक्र किया था कि बैंक अगर अपने रेपो रेट बढ़ा देती है, यानी आरबीआई अपने रेपो रेट बढ़ाती है, तो कमर्शियल बैंक्स को भी लोन क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा, और इस वजह से बाकी लोन्स भी फिर महंगे हो जाएंगे। अब लोन महंगे हो गए तो हम खरीदारी कम करेंगे, क्योंकि हम पर्सनल लोन नहीं ले सकते, एजुकेशन लोन नहीं ले सकते, कार लोन नहीं ले सकते, हाउस लोन नहीं ले सकते। तो क्या होगा, हमारे पास पैसा कम होगा और हम खरीदारी कम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट अगर कम है, कोविड-19 के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम था, इसलिए लोगों ने खरीदारी कम की और हमें पता चल गया कि मार्केट में चीजें ज्यादा नहीं बिकने वाली हैं। तो बिजनेस पैरामीटर हमें अक्सर बता देते हैं। तो कौन कौन से बिजनेस पैरामीटर्स होते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में अलग है, दूसरे देशों में अलग होता है। तो हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक बिजनेस पैरामीटर है, उसमें होने वाली गतिविधियां हमें पहले ही बता देती हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है या अर्थव्यवस्था में क्या होने वाला है। तो इसमें दो हमारे इंडेक्सेस हैं, कौन से हैं, एक तो निफ्टी 50 है और दूसरा है हमारा सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से है। ठीक है, तो अब निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 में जैसे यहाँ पे निफ्टी मतलब नेशनल और ये निफ्टी जो आया है वो 50 से, यानी कि 50 ऐसी जो मेजर कंपनीज हैं इंडिया की जो 24 सेक्टर्स को कवर करती है। सेक्टर्स यानी कि जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, इस तरह से आपके सारे सेक्टर्स को वो इंक्लूड कर दिए, 24 सेक्टर्स को इंक्लूड कर दिए और 50 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है और जिनके जो आपके जो एवरेज परफॉर्मेंस है उनकी यहाँ पे देखी जाती है। तो निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स है। अगर ये हायर रेट पे जाता है, अगर हायर रेट पे बंद होता है, कहते हैं ना सेंसेक्स इतने दाम पे बंद हुआ, सेंसेक्स में उतार आ गया, चढ़ाव आ गया, इस तरह से बुलिश टेंडेंसीज है, बियरिश टेंडेंसीज है, इस तरह से बुलिश यानी कि बहुत तेजी आ रही है, बियरिश यानी मंदी आ रही है। ठीक है, इस तरह से आपको टर्म सुनने को न्यूज़पेपर में मिल जाती है, न्यूज में मिल जाती है। तो दोनों ही हमारे क्या है, बेंचमार्क्स हैं, इनसे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए, अगर जो सेंसेक्स है वो तेजी पर हो तो इसका मतलब क्या है कि सभी सेक्टर्स पे अच्छा असर पड़ने वाला है, आपके एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अब ये सेंसेक्स क्या है,
स्टॉक एक्सचेंज क्या है हम डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि सेंसेक्स वहां पे एक ऐसी संस्था है, निफ्टी भी, जहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां पे सेंसेक्स का स्टडी होता है, वहां पे क्या है 30 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी खरीद फरोख्त सबसे ज्यादा होती है इंडिया में। तो अगर वो स्टॉक्स की अगर कोई खबर आ जाए, देखिए इस काम कैसे करता है, सिंपल तौर पे बताएंगे मोटा मोटा। अगर लगे कि प्राइम मिनिस्टर चेंज होने वाले हैं या बजट आने वाला है, अगर लगे बजट में अच्छी पॉलिसीज आने वाली, तो अचानक से क्या होगा, बाहर से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिया में लोग इन्वेस्ट एफडीआई करेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। एफडीआई तो खैर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया जाता है आपके यहाँ पे सेंसेक्स में। अब बाहर के लोग इन्वेस्ट करना अचानक से शुरू कर देंगे, क्यों, उन्हें फायदा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिनट मिनट पे आपका उतार चढ़ाव आता है, आपने देखा वो ट्रेडिंग में क्या होता है, वो सब स्टॉक एक्सचेंज से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आप अगर पैसा लगाते हैं तो आपको मुनाफा और घाटा दोनों हो सकता है। अब अगर निफ्टी या सेंसेक्स तेजी पर है, यानी चढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं, तो आपको फायदा हो जाएगा। अब उस फायदे का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर सेंसेक्स तेजी पे है तो और कंपनियां भी और लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये देखते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पे जो बेंचमार्क्स है हमारे। अगर स्टॉक एक्सचेंज आपका बढ़ रहा है, तेजी पर है, तो जनरेट्स एडिशनल रेवेन्यू। देखिए आपने पैसा लगाया, आपने कोई शेयर 200 रुपए के भाव से खरीदा और अचानक ही वो 400 रुपए का हो गया 2 घंटे के अंदर ही, तो आपको हर एक शेयर की 400 रुपए की कीमत मिल जाएगी अगर आप उसे बेचते हैं। सिंपल सा फंडा बता रही हूं। देन प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर आप जब अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे आप लिक्विडिफाई कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं या उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन रिवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। अब जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट को भी उसमें शेयर जाता है, तो रिवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को भी आमदनी होती है इससे। क्रिएट्स जॉब्स। जब ये रेवेन्यू जनरेट हो रही है, बहुत सारी रेवेन्यू आ रही है, पैसा बहुत बढ़ रहा है, कंपनीज के पास बहुत पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनीज डाइवर्सिफाई करेंगी, एक्सपेंशन करेंगी, नई नई फर्म्स लगाएंगी, नई नई प्रोडक्ट्स बनाएंगी, नई नई वस्तुएं बनाएंगी, सर्विसेज देंगी। तो उससे क्या होगा, अब उनके लिए उनको व्यक्तियों की जरूरत होती है, लेबर फोर्स की जरूरत होती है। जो लेबर है आपका, जो काम करने के वाले जो लोग हैं, उनकी एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, तो बहुत ज्यादा रोजगार बढ़ता है और जॉब क्रिएशन होता है वहां पे। देन फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज। मैंने अभी बताया था, अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज तेजी पर है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि फॉरेन कैपिटल बाहर से आएगा, जिसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब वहां से फॉरेन से पैसा आ रहा है, आपके देश में लग रहा है, तो फायदा आपके देश को होने वाला है। देन मोबिलाइज सेविंग्स। देखिए जब हमारे घरों के लॉकर्स में जो पैसा पड़ा रहता है, अगर हम उसे लॉकर में ही डाले रखें, तो क्या उससे कोई फायदा होने वाला है? नहीं, पैसा वो जनरेट ही नहीं होगा। आपका पैसे में हो सकता है कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर जैसे अचानक से ही नोटबंदी हो गई थी, तो आपके पैसा वो बेकार ही कागज के धाम पे चला जाए और बेकार ही आपको फेंकना भी पड़ सकता है अगर ऐसी स्थिति आ जाए। मतलब अगर आपने इनकम टैक्स नहीं दिया, अगर आप उसका इनकम शो नहीं कर सकते, तो आपको वो पैसा आपको फेंकना भी पड़ सकता है। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन टाइम पे बहुत सारी कंपनीज को हुआ, लोगों ने नाले तक में पैसे फेंके, कुछ इलाकों में बोरी भर भर के पैसे रोड के किनारे मिले, क्योंकि वो उसका आय का जरिया ना ही बता पाए, ना ही डिस्क्रिप्शन दे पाए, तो उस समय पे आपकी सेविंग्स बेकार हो सकती हैं। अब देखिए जो पैसा आपका, ऑब्वियसली जो पैसा आप सेविंग्स को मोबिलाइज करेंगे उसका आपको शो करना पड़ेगा। यहाँ मैं बता सकती हूँ कि काला धन ही आपको फेंकना पड़ेगा। आपका जो अपना मेहनत का धन है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपकी इनकम में है, वो फेंकना नहीं पड़ता। तो जो सेविंग्स आपके पास हैं उनको क्या करेंगे, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उससे मुनाफा कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, देन आता है आपका जीएनपी। अब जीएनपी क्या है, आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसे आप सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं या सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं हिंदी में। अब ये क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, यानी कि जितनी भी कंपनियां, जितनी भी फैक्ट्री, जितनी भी फर्म्स आपके देश में काम कर रही हैं, वो कुल मिलाकर कितना प्रोडक्शन करती हैं। देखिए अब फिजिकल प्रोडक्ट तो नापना बहुत मुश्किल है, तो इनकी सबकी मनी वैल्यू ले ली जाती है। देखिए फिजिकल प्रोडक्ट नापना क्यों मुश्किल है, मैंने आपके मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियोस बना रखे हैं, आप 12th की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बाकी यहाँ बताती हूँ मैं आपको। देखिए प्रोडक्शन को हम मनी वैल्यू में क्यों नापते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी कैमरा बना रही है, कोई कंपनी कपड़ा बना रही है,
कोई कॉपी किताबें बना रही है, कोई सूटकेसेस बना रही है, कोई टेबल्स चेयर्स फर्नीचर जो भी है बना रही है, तो अब इन सबको जोड़कर तो हम सकल घरेलू उत्पाद नहीं निकाल सकते। अब इन सब की जो वैल्यू होती है, मनी वैल्यू, उसको हम ऐड करके आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप सीधा साधा हिसाब है, देखिए अगर वो बढ़ रही है यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है आपकी देश में, तो क्या होगा? ऑब्वियसली फैक्ट्रीज ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं, आपकी फर्म्स जो हैं आपके, इसका मतलब क्या है? ज्यादा उत्पादन करने के लिए उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ज्यादा रोजगार मिलेगा। रोजगार ज्यादा होगा तो लोगों को आमदनी ज्यादा होगी, आमदनी ज्यादा होगी तो लोग खरीदारी ज्यादा करेंगे, और इस तरह क्या है, अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी आपकी प्रगति करेगी, प्रोग्रेस करेगी। तो इसका मतलब क्या है? व्हेन जीएनपी इज हाई, जब जीएनपी ज्यादा होती है तो कंपनीज प्रोड्यूस मोर, यानी कि जीएनपी का हाई होना या सकल घरेलू उत्पाद का हाई होना या ज्यादा होना, ये बताता है कि आपके देश में जो कंपनीज है, जो फर्म्स है, फैक्ट्रीज है, ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है और सब कुछ बहुत अच्छा है। और इसके विपरीत अगर जीएनपी कम होती है तो उल्टा होता है, यानी कि आपकी फैक्ट्रीज और फर्म्स कम प्रोडक्शन कर रही हैं, रोजगार कम है, आमदनी कम है, खरीदारी कम है और डिप्रेसिव टेंडेंसीज आपकी इकोनॉमी में आ जाएंगी। अब आते हैं हम रोजगार पर। ये तो हमने यही बता दिया, खैर फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं। रोजगार, अगर अर्थव्यवस्था में आपको लगा कि सभी को रोजगार प्राप्त आसानी से हो जाता है, यानी कि क्या है, अब रोजगार मिला तो उनकी आमदनी ज्यादा होगी, आमदनी ज्यादा होगी, परचेसिंग पावर ज्यादा होगी, और परचेसिंग पावर अगर ज्यादा, उनकी जेब में ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं। इसका असर क्या होगा? जब ज्यादा खरीदारी होती है तो इसका मतलब क्या, डिमांड बढ़ रही है आपकी अर्थव्यवस्था में। जब डिमांड बढ़ रही है तो फैक्ट्रीज ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उत्सुक होंगी, लालायित होंगी और मोटिवेट होंगी। तो इससे क्या होगा, पूरा आपकी अर्थव्यवस्था में एक अच्छा माहौल बनेगा, पॉजिटिव माहौल बनेगा और आपकी अर्थव्यवस्था क्या करेगी, प्रगति करेगी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैंने अभी बताया अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसको बनाने वाले लोग भी चाहिए, यानी लेबर को जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा, वर्कफोर्स ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पा सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब पा सकेंगे, नौकरी पा सकेंगे, उनसे ज्यादा आमदनी होगी, आमदनी होगी तो फिर से वही आपकी ज्यादा डिमांड होगी, यानी डिमांड फोरकास्टिंग पता चली ना, डिमांड ज्यादा होगी और बहुत ज्यादा कंपनीज को मुनाफा होगा। देन कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट यानी कि लोग उधार ले सकते हैं, और कहां से ले सकते हैं? अब जैसे कि आपके डिफरेंट जो policybazaar.com है, बहुत सारे ऐसे जो वेबसाइट्स हैं, जो आपके ऐप्स है, वो बताते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। अब अगर लोग लोन लेते हैं, टाइम पर पे कर देते हैं, तो उनका क्रेडिट स्कोर ज्यादा होता है, आईटीआर भर देते हैं, सब इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह भरते हैं तो उनका क्रेडिट स्कोर ज्यादा होता है। अब जब अगर लोन ले सकते हैं लोग तो क्या होगा, उनकी आमदनी बढ़ जाती है। जैसे मुझे पर्सनल लोन चाहिए, मुझे कोई खर्चा करना है, अपने बेटे की शादी करनी है, तो मैं लोन ले लूंगी। अब लोन लूंगी तो उसको क्या करेंगे, हम खर्चा कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लोन ले सकते हैं, इकोनॉमी में हमारी जो क्रेडिट अच्छा है सभी लोगों का, तो वो लोन लेकर खर्चा करेंगे और इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगी और कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती हैं। लोअर टैक्सेस, अगर अर्थव्यवस्था में या गवर्नमेंट ने आपके टैक्सेस को कम कर रखा है, मतलब लोगों पर टैक्स कम है, इनकम टैक्स कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम है, जीएसटी कम लगा रखा है, सीजीएसटी कम है, एसजीएसटी कम है, जितने भी आपके आईजीएसटी, जितने भी जीएसटी हैं आपके, वो कम दर पे हैं, तो क्या होगा, आपको टैक्स में आप जो खरीदारी कर रहे हैं आपको कम पे करना पड़ेगा, आपके पास ज्यादा पैसा बच गया। अब आपके पास जब पैसा बच रहा है तो आप और खरीदारी करेंगे, यानी कि क्या है, डिमांड ज्यादा होगी, यानी कि डिमांड फोरकास्ट करते समय क्या पता लगा सकते हैं कि अगर टैक्स कम है तो डिमांड ज्यादा होगी। अब यहाँ पे हाई सब्सिडीज, इसी तरह अगर सब्सिडीज बहुत ज्यादा गवर्नमेंट दे रही है हर चीज पर, तो लोगों के पास फिर पैसा ज्यादा आएगा, वो डिमांड ज्यादा करेंगे। इससे भी डिमांड फोरकास्टिंग अगर हम करें तो पता चल जाएगा कि भाई लोगों के एक अच्छा मोटिवेशन रहेगा लोगों को परचेज करने के लिए, लोग मार्केट में जाके ज्यादा खरीदारी करना पसंद करेंगे। लो रेपो रेट्स, मैंने अभी बताया था आपको कि रेपो रेट्स का असर उल्टा होता है, अगर हाई है तो हमारी इनकम लो हो जाएगी, क्योंकि अगर रेपो रेट आरबीआई ने ज्यादा कर दिया तो कमर्शियल बैंक्स हमें लोन महंगा देंगे। अब लोन महंगा मिलेगा तो हम या तो लोन लेंगे ही नहीं, लेंगे तो उसे खर्च कम करेंगे या पैसा बचा कर भी रख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा कम लोन लेंगे हम, तो फालतू खर्चा हम करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड फोरकास्टिंग ये बताएगी कि आपकी डिमांड अच्छी नहीं रहेगी। ओके, देन लो लेंडिंग रेट्स, अगर उधार देने की दर कम है या इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ा है, जैसे कि आपको पर्सनल लोन अगर 5% में मिलना शुरू हो जाए सालाना,
इसका मतलब क्या है कि 1 लाख रुपए पे सिर्फ आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोन लेना पसंद करेंगे। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो यहाँ लोन ले सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। तो क्या पता चला हमें कि अगर ये सब हम पैरामीटर्स देखें, इनसे पता चलता है कि हम इनसे जान सकते हैं पहले से ही कि हमारी अर्थव्यवस्था में कैसी डिमांड रहेगी, मांग कैसी रहेगी, और हम इसे डिमांड फोरकास्टिंग आसानी से कर सकते हैं। एक नॉर्मल बंदा भी जान सकता है कि ऐसी स्थिति है, इन्फ्लेशन है। और हाँ, हम इन्फ्लेशन यहाँ पे बताना शायद भूल गए। तो 9th, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो भी लोग खरीदारी थोड़ा कम कर पाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम जो है कम रह जाती है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन ज्यादा है, खरीदारी तो कम कर पाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसका एक मीनिंग और भी निकलता है कि लोगों के पास आय ज्यादा है, यानी कि प्रोडक्शन कम है और लोग ज्यादा से ज्यादा उसे खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो इसको कर्व करने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ करती है। एक लिमिट तक देखिए इन्फ्लेशन सही है, जैसे 2, 4, 5, 6% तक, 6% भी चलो चल जाएगा, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 10-12% हो जाए तो लोगों की खरीदारी पर इसका असर पड़ता है और लोग इसको झेल नहीं पाते। और वहां डिमांड फोरकास्टिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि अगर बहुत हाई इन्फ्लेशन है तो डिमांड कम होगी ऑब्वियसली। ठीक है, यकीनन कम हो जाएगी। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली टॉपिक आपको समझ में आ गया है। कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।